हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं जो अभी एग्ज़ाम हुआ है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर 6 जून को, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द गेटी थिएटर एन एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक रिवाइवल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। गेटी थिएटर कौन से सिटी में है? वो है शिमला में। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। द गेटी थिएटर एन एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक रिवाइवल style of architecture is located in Shimla. Question number 2. Which of the following articles empowers the parliament to regulate the right of citizenship by law? कौन सा आर्टिकल है? राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ, आर्टिकल नंबर 11। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे को पता है जो आर्टिकल हमारा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पार्ट 2 में क्या लिखा है? सिटीजनशिप। पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप। और इसके आर्टिकल क्या है सिटीजनशिप के? आर्टिकल नंबर 5 to 11। आज हम ये आर्टिकल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है। हमने पहले भी डिस्कस करे हैं, वो रिवाइज भी हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो गया इस पेन को? मेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अ पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एक पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया है अगर, कब से सिटीजन ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, अगर वो बॉर्न इन इंडिया हुआ है, बॉर्न इन इंडिया, बी है ईदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। कोई भी एक पेरेंट अगर इंडिया में बोर्न हुआ है तो वो बच्चा भी सिटीजन कहलाएगा इंडिया का। ईदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। और सी क्या है इसका? रेसिडेंस ऑफ इंडिया एटलीस्ट 5 years इमीजिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950। तो रेसिडेंस लिख देती हूँ मैं, रेसिडेंस ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years इमीजिएटली बिफोर प्रीसीडिंग 26 जनवरी 1950। अब आर्टिकल नंबर हम 6 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? राइट टू सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। आर्टिकल नंबर 6 और 7 में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, नहीं होना है। इसमें क्या है, जो इंडिया में आ गए हैं पाकिस्तान से लोग, उनको सिटीजनशिप देनी है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 7 क्या कह रहा है? जो पाकिस्तान में ही हैं कुछ माइग्रेंट्स, उनको सिटीजनशिप देनी है। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? जो पर्सन इंडियन ओरिजिन के हैं उनको देना है क्या? सिटीजनशिप। राइट टू सिटीजनशिप of certain persons
सर्टेन of Indian origin residing outside India. देखो जो आर्टिकल नंबर 7 है इसमें क्या है, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब पहले वो इंडिया में थे, फिर वो पाकिस्तान चले गए, देन बैक टू इंडिया। आर्टिकल नंबर 7 ये बात करता है कि इंडिया के पर्सन्स पाकिस्तान चले गए, फिर वो वापस इंडिया आ गए तो उनको सिटीजनशिप एक्ट देनी है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 9, एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई पर्सन, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो अगर कोई पर्सन बाहर फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं रहेगा। ऑफ फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आर्टिकल नंबर 10, continuance of right of citizenship, continuance of right of citizenship। और आर्टिकल नंबर 11 हम ऊपर देख चुके हैं, ये रहा, empowers the parliament to regulate the right of citizenship by law। क्वेश्चन नंबर 3, who among the following was the author of पतझड़ की आवाज़ is a collection of short stories। पतझड़ की आवाज़ के कलेक्शन शॉर्ट स्टोरी, ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का। इसकी ऑथर कौन है? ऑथर है कुर्तुसेन हैदर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी? देखो ये इससे हमारे को ये पता चलता है 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 2024 की उसकी थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माय हेल्थ माय राइट। और 2025 में जो अभी हुआ है 7 अप्रैल को, उसकी क्या थीम थी, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। Question number 5, the hot, dry and oppressive winds blowing in the northern plains of India are known by which name? देखो ये तो सबको ही पता है, नॉर्दर्न प्लेन्स पे जो हॉट, ड्राई एंड ऑब्सेसिव विंड्स होती है वो है लू। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। हम देख लेते हैं काल बैसाखी किसको कहते हैं। काल बैसाखी होती है थंडरस्टॉर्म एंड रेनफॉल। काल बैसाखी वर्ड यूज़ किया जाता है वेस्ट बंगाल में। इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग प्री मानसून सीजन। और ब्लॉसम शावर किसको कहते हैं, जो ब्लूमिंग करता है कॉफ़ी फ्लावर को, हेल्पफुल फॉर ब्लूमिंग कॉफ़ी फ्लावर। और कहाँ पे कहते हैं ब्लॉसम शावर वर्ड यूज़ कहाँ करते हैं, केरला और कर्नाटका में। केरला में
एंड कर्नाटका में। और इसको ब्लॉसम शावर को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है प्री मानसून शावर। ये मैंगो शावर रह गया। मैंगो शावर क्या होता है? जो बारिश मैंगो को पकने में, राइपन करने में हेल्प करती है, उसको मैंगो शावर कहते हैं। हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज। Question number 6. Which of the following commission was appointed by the British government in 1927 to consider constitutional reforms? कौन सा कमीशन अपॉइंट किया था ब्रिटिश ने? दैट इज साइमन कमीशन। कब हुआ था? 1927 में। हम एक बार रॉलेट कमीशन भी देख लेते हैं, कब हुआ था? 1917 में। और इसको सेडिएशन कमीशन भी कहते हैं, सेडिशन कमीशन। रॉलेट कमीशन में क्या हुआ था? इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। इन्वेस्टिगेट किया था, गेट एंड रिपोर्ट ऑन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन आया था 1882। इसको हंटर एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, एजुकेशन कमीशन। इस टाइम पे वॉइस रॉय थे लॉर्ड रिपन, और इसका मेन फोकस क्या था? फोकस ऑन रिफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? आप इसका आर्टिकल बताएंगे कि कैग का आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इनका टेन्योर होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर होता है 6 years एंड 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और प्रेजेंट कैग कौन है अभी? क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनी रत्न कंपनी? देखो पहले हम देख लेते हैं। एक होती है महारत्न कंपनी। महारत्न कितनी है महारत्न कंपनीज? 13 महारत्न कंपनीज हैं। एक होती है नवरत्न कंपनीज। नवरत्न कंपनीज ये है 25। और होता है मिनी रत्न कंपनीज, जो क्वेश्चन में पूछा है। और जो 13, 25 और जो भी कंपनीज बची ना, वो सारी मिनी रत्न होती हैं। ठीक है। 13 मेन एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये भी एक महारत्न है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी महारत्न है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये भी महारत्न है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न कंपनी है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और हम जो महारत्न हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड HPCL। ये सब हमारी महारत्न कंपनीज हैं। मेन एग्जांपल हमने देख लिए। नवरत्न के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रेलटेल,
रेलवे की कंपनी है ये। NHPC, इरकन इंटरनेशनल लिमिटेड। ऐसी बहुत और भी कंपनीज हैं मेन जो होती हैं, और जो बच गई जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और ऐसे हम मिनी रत्न को याद नहीं कर सकते हैं, महारत्न और नवरत्न को हम याद कर लेते हैं, उससे हमारे को फिर डिफ्रेंशिएट करने में आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर प्लांटेशन क्रॉप ऑफ असम। असम की क्रॉप क्या है? कॉफ़ी? नहीं, कॉफ़ी तो केरला और कर्नाटका में आती है। रबर? नहीं। टी? हाँ, ये तो बहुत ही सबको ही पता होगा कि असम में क्या होता है, टी के बागान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड महात्मा गांधी कॉल द इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 अ गॉर्जियस शो। महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन को भव्य शो क्यों कहा था? क्योंकि इसमें उन्होंने अभिजात वर्ग और गरीबों के बीच के अंतर की आलोचना की। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ही क्रिटिसाइज द गैप बिटवीन इलाइट एंड द पुअर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग was held in which of the following cities in March 2024? इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का इनॉग्रेशन कब हुआ, कहाँ हुआ? मार्च 2024 में। ये हुआ मुंबई में। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे को मैच करना है थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट्स, नदर्न प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन। देखो, थार डेजर्ट में रफ एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, तो ऑप्शन नंबर, वो तो अभी देखते हैं, ए का 4 हो गया, ए का 4 ये एलिमिनेट। अरे, हमारे को तो आंसर ही पता चल गया। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ए का 4, बी का 3। वेस्टर्न घाट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, ये भी सही है। नदर्न प्लेन्स, सी का 1। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स विद कोल्ड विंटर्स एंड हॉट समर्स, एंड डी का 2। कोस्टल रीजन मॉडरेट क्लाइमेट विद हाई ह्यूमिडिटी। कोस्टल रीजन जो होते हैं ना, तटीय मैदान, ये वाले, इनमें मॉडरेट क्लाइमेट होता है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ कंडक्टर? दैट इज वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 14, who among the following launched a nationwide species specific campaign called Asparagus for Better Health in February 2021? ये किसने की है? प्रताप राव जाधव launched a nationwide species specific campaign called Asparagus for Better Health in February 2025. Question number 15, in January 2025, the Indian Space Research Organisation (ISRO) achieved which important feat, making India the 4th country to do so? क्या करा है उन्होंने? Successfully placed 2 satellites in space, landed a rover on the moon? नहीं, ये तो पहले ही कर दिया था, 2025 में थोड़ी ना करा है। Launched a mission to Mars? नहीं। Established a space station? नहीं। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। Successfully placed 2 satellites in space. Question number 16, who among the following is credited with introducing the concept of adult jail cost of living for measuring poverty? देखो, इससे हमारे को ये पता है पॉवर्टी लाइन किसने दी थी? दादा भाई नेहरूजी ने। दादा भाई नेहरूजी ने पॉवर्टी लाइन किस में दी थी? इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने पॉवर्टी लाइन दी थी सबसे पहले, ठीक है। तो क्या है? एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, ये भी किसने दी थी? दादा भाई नेहरूजी ने। क्वेश्चन नंबर 17, कुतुबुद्दीन ऐबक एक डैश था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्की गुलाम था
ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, जो मोहम्मद गौरी था ना, मोहम्मद गौरी का स्लेव था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक ट्रस्टेड गुलाम था ना, ट्रस्टेड जनरल एंड कमांडर था। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने जो इंडिया में इन्वीजन किया ना, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाया, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चला गया कि उसकी देखरेख करे। और जब महमूद गौरी मर गया, जब महमूद गौरी की डेथ हो गई, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन स्टार्ट किया, मीन्स दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत। कब स्टैब्लिश किया था? 1206 में। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका शासन कब से कब तक था? 1206 से 1210। उसके बाद उन्हीं का ही एक दामाद था, उन्हीं का ही दामाद और स्लेव इल्तुतमिश, उसने शासन किया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी, चौगान खेलते हुई थी। पोलो कहते हैं इसे, हॉर्स पे जो खेला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं और लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है? ये इंडिया का। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949 को, 1949। और एनफोर्स किया था, कम इनटू इफेक्ट कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन डे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 years 11 months and 17 days. Question number 19, in which year was Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana DDU-GKY launched? कब लॉन्च की थी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना? इन 2014। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना लॉन्च्ड इन 2014। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Excessive consumption of fast food beverages can increase the risk of type 2 diabetes. Option number 2 is the correct answer. Excessive consumption of fast food beverages can increase the risk of type 2 diabetes. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।